हेलो दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा वीडियो है। आज की वीडियो में देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ना है। तो पहला देख लेते हैं 20वीं सदी में जो भारतीय श्रमिक आंदोलन है ना, इनका ये कैसे फॉर्म हुए, है ना, और जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या क्या प्रयास किए जो श्रमिकों के रिफॉर्म्स के लिए, है ना, लेबर रिफॉर्म के लिए। ठीक, तो 20वीं सदी का टाइम है, पूरे ग्लोबली मतलब जो श्रमिकों के अधिकार को लेकर आंदोलन चल रहे थे, बहुत सारे संगठन बनाए जा रहे थे, है ना। कारण ये था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, इसकी जो लूप होल थे उससे सभी को नुकसान हो रहा था। उनमें सबसे ज़्यादा जो 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 उनका शोषण हो रहा था वो जो इंडस्ट्रियल लेबर है, यानी जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनका हो रहा था। तो इसके अल्टरनेट में तब तक आ चुकी थी, पूंजीवाद के अल्टरनेट में मार्क्सवाद आ चुका था, है ना। तो मार्क्सवाद से प्रेरित होकर ये श्रमिक आंदोलन होना शुरू हुआ। इसका प्रभाव भारत में भी आया। तो भारत में सबसे पहले मद्रास, जो मद्रास श्रमिक संघ है, इसकी स्थापना, ये भारत का पहला जो मॉडर्न लेबर यूनियन थी ये, है ना, जिसका उद्देश्य था मद्रास के जो श्रमिक थे उनके अधिकार को सुरक्षित करना। इसी क्रम में 1920 में, है ना, एम एन जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बेप्टिस्ट ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी। इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ, श्रमिक संघ अधिनियम 1926 में पारित हुआ। लेकिन जो ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्टिवली बहुत देखे गए वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक प्रकार से जो देश जीते थे उनमें एक रशिया भी था, और रशिया किस पे चल रहा था, मार्क्सिज्म पर फॉलो कर रहा था। तो इसकी सफलता देखकर जो ट्रेड यूनियन से वो काफ़ी प्रेरित हुए। ठीक, तो इसी क्रम में सरदार पटेल द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई, है ना। तो और बहुत सारे ट्रेड यूनियन बने। ठीक, तो इन ट्रेड यूनियंस ने क्या किया, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला कि जो लेबर रिफॉर्म है, श्रमिक सुधार, उनको करो। तो उसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने भी भारत में श्रमिक सुधार शुरू किए। पहला कारखाना अधिनियम 1881 लेकर आए। तो इसमें क्या था, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, है ना। और जो 7 से 12 साल के बच्चे थे, इनके लिए 9 घंटे निर्धारित कर दिया। फिर कारखाना अधिनियम 1891 आया, है ना। इसमें 9 वर्ष से कम बच्चों, जो 9 वर्ष से कम के बच्चे थे उनके लिए पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। 9 से 19 वर्ष के जो बच्चे थे उनके 7 घंटे निर्धारित कर दिए। महिलाओं के लिए रात्रि में काम करना, खास करके रात को 8 से लेके सुबह 5 बजे तक के लिए काम करने पर इन्होंने रोक लगा दी इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट जो था कारखाना अधिनियम 1911, इसमें पुरुषों के लिए 12 घंटे काम करना निर्धारित कर दिया। फिर कारखाना अधिनियम 1922, इसमें 12 से 15 साल के जो बच्चे थे इनके लिए 6 घंटे काम करने के निर्धारित किए। कारखाना अधिनियम 1934, नियमित रूप से काम करने वाले श्रमिकों की कार्यविधि 10 घंटे निर्धारित कर दी गई। जो नियमित रूप से काम करते थे वो 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। फिर कारखाना अधिनियम 1946 आया। इसमें जो पहले निर्धारित की गई 10 घंटे की अवधि वो उसमें कर दिया 9 घंटे, 9 घंटे की कर दी इसमें, है ना। तो ये सुधार हुआ। दूसरा, जहाँ जिस भी उद्योग में 200 से अधिक श्रमिक लगे हैं तो उसमें प्रॉपर कैंटीन व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपना लंच वंच कर सकें। ठीक, तो हालांकि इन सुधारों से कोई ज़्यादा, क्योंकि कॉलोनियल एरा के कानून थे, है ना, ब्रिटिश एरा के, तो कोई ज़्यादा बड़ा सुधार नहीं हुआ। लेकिन एक प्रकार से श्रमिक सुधार की जो है नींव है हमारे देश में, उन्होंने इस कानून में रख दी। और उसका परिणाम देखो कि स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे श्रमिक आंदोलन चले, है ना। और अभी हाल ही में जो सरकार ने 3 लेबर रिफॉर्म किए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका ये एक क्रम है, वहाँ से चला आ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत पुनर्जागरण के उद्भव में
राजा राम मोहन राय की भूमिका। तो राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, तर्क बुद्धि, मानववाद, है ना, विवेक पर इन्होंने जो भी आधारित सिद्धांत थे, है ना, और जो पाश्चात्य आधुनिक शिक्षा थी उन्होंने इसको ग्रहण किया। ठीक है। और भारत में पुनर्जागरण की जो अभिव्यक्ति है पहली बार देखी जाए तो राजा राम मोहन के विचारों में ही हुई, इसलिए इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत के प्रथम नेता भी कहा जाता है। इन्होंने सामाजिक जीवन और राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र पर इन्होंने अपने विचार रखे, जो कि इस प्रकार, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करी, है ना। इसने क्या करा, भारतीय शिक्षा की प्रणाली में क्रांति ला दी। इसी से प्रेरित होकर एंग्लो वैदिक कॉलेज, वेदांता कॉलेज इन्हीं की प्रेरणा से स्थापित हुए। धर्म के क्षेत्र में बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, एकेश्वरवाद का मत दिया। धार्मिक कट्टरवाद के विरोधी थे। ब्रह्म समाज के माध्यम से इन्होंने तर्क बुद्धि, आधुनिक पाश्चात्य विचार, उपनिवेशों पर जो उपनिषद हैं उन पर बल दिया। समाज के क्षेत्र में देखा है तो इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। इसके माध्यम से समाज में कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, छुआछूत, जातिवाद, इन सबका विरोध किया। स्वतंत्रता, समानता जैसे और न्याय जैसे सिद्धांत इसकी वकालत की। पत्रकारिता के क्षेत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे, है ना। मिरातुल अखबार निकाला इन्होंने, संवाद कौमुदी निकाला। इसके माध्यम से न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इन्होंने प्रेरित किया, साथ ही साथ जनजागरण का भी कार्य किया। तो इस प्रकार देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय के जो आधुनिक पाश्चात्य विचार थे, इन्होंने क्या किया, जो पश्चिम के विचार थे ना आधुनिक, उनको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उनका प्रयोग किया और जनजागरण हेतु इन्होंने प्रयास किया, ताकि जनता ये उनमें आत्मबोध हो कि आखिर हम गुलाम क्यों हैं, गुलामी में क्यों जकड़े हैं, है ना। जब आत्मबोध होगा कि हम गुलामी में क्यों जकड़े हैं, तभी तो उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इनका रोल था। ठीक, आगे देख लें भारत में कृषक आंदोलन, इसके कारण क्या थे और इसके इम्पैक्ट क्या पड़े। तो कृषक आंदोलन जान ही रहे क्यों, कोई भी आंदोलन होता है वो तभी होता है जब उसके ऊपर सरकार की कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जो उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ठीक, यही कृषक आंदोलन के संदर्भ में था। ब्रिटिश सरकार के समय उनकी जो पॉलिसीज़ आ रही थी, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनकी वजह से ये लोग, इनका शोषण हो रहा था। ठीक है। और इसी शोषण ने कृषक आंदोलन के लिए जन्म दिया। जैसे जो भू राजस्व की नीतियाँ थीं इनकी, तो उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा रेवेन्यू लिया था इन लोगों से, ज़बरदस्ती लिया था। उसके बाद इनकी जो पॉलिसीज़ ने जमींदारी वर्ग बनाया, जमींदारी वर्ग, सूदखोर वर्ग, है ना। और ये लोग किसानों का जम के शोषण करते, जिससे किसानों में क्या हुआ, दरिद्रता आई, ऋणग्रस्तता उनमें बढ़ी। कृषि का वाणिज्यिकरण कर दिया गया। वाणिज्यिक फसलें जैसे नील, चाय, ये सब उत्पादन हेतु किसानों पर दबाव बनाया। इससे क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ, अनाज की कमी से अकाल पड़ा। उत्पादन जो वाणिज्यिक फसलें थीं, इनके उत्पादन में लागत में वृद्धि हुई, जिससे किसानों के पास अधिशेष समाप्त हो गया। संस्थागत ऋण व्यवस्था का उस टाइम अभाव था ही, तो लोग किसान क्या करते थे, सूदखोर और जो महाजन वर्ग के थे, इनके जाल में फंस जाते थे। क्योंकि जब संस्थागत ऋण की व्यवस्था का अभाव था और कृषकों के पास अधिशेष समाप्त हो रहा है, तो ऋण लेने के लिए कोई एक सिस्टम तो होना चाहिए था। तो ये सूदखोर और महाजन वर्ग का इनका ओहदे देखा गया और ये क्या करते थे, किसानों को लूटते थे। कृषि निवेश में कमी आई। क्यों? क्योंकि वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में क्या हो रहा था, उत्पादन लागत बढ़ रही थी। ठीक, और दूसरे कृषकों से जो भू राजस्व लिया जा रहा था, इतना ज़्यादा लिया जा रहा था कि इनके पास कोई बच ही नहीं रहता, है ना। इससे कृषि में निवेश करने के लिए इनके पास धन नहीं बचा। इससे परिणाम क्या हुआ, एक तो इन जो उत्पादकता है, कृषि उत्पादकता वो कम हुई, और उर्वरता, जब उसमें लैंड में कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो जो कृषि की भूमि की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो इससे प्रभावित हुई। प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार आ रही थी, जैसे सूखा, बाढ़, वही अपने पे कार्य कर रहे थे। जैसे एल नीनो है,
है ना। और क्लाइमेट चेंज भी चल रहा था उस टाइम, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये शुरू हो गया था, है ना। तो इससे सूखा और बाढ़ में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक, इसका परिणाम ये हुआ कि उस टाइम 24 छोटे बड़े अकाल देखे गए, है ना। उस पर भी सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं, तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई। भू स्वामित्व को हस्तांतरणीय बनाए, जो इनकी जो जो पॉलिसीज़ थी अंग्रेज़ों की, इन्होंने ना जो क्या करते थे कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, है ना, कि हम सबसे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे, ये उसको दे देते थे। ठीक, तो जमींदार वर्ग आया, अगर ये ढंग नहीं दे पा रहे हैं, है ना, जमींदार वर्ग आया इस बीच में। जमींदार वर्ग के लिए भी सनसेट लॉ था, मतलब सूर्यास्त निर्धारित डेट को अगर ये सूर्यास्त से पहले लगान नहीं दे पाते हैं तो इनकी ज़मीन छीन के किसी दूसरे को दे दी जाती थी। तो भू स्वामित्व का हस्तांतरण इन्होंने बना दिया। इससे भूमिहीन मजदूरों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अभी भूमिहीन मजदूर करेंगे क्या, है ना। तो इन सब नीतियों के कारण कृषकों में बहुत ज़्यादा असंतोष उत्पन्न हुआ और कृषक आंदोलन उत्पन्न हुआ। प्रभाव क्या देख लेते हैं। प्रभाव बुद्धिजीवी वर्ग को इसके प्रभाव ये हुआ कि जो उस टाइम का बुद्धिजीवी वर्ग था किसानों के समर्थन में खुलकर आ गया। जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदी पैट्रियट के माध्यम से, दीनबंधु मित्र नील दर्पण के माध्यम से इन्होंने किसान आंदोलन को दर्शाया, जिससे किसान आंदोलन को बल मिला। जब किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया तो जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे इनका ध्यान भी इसकी ओर आकर्षित हुआ, है ना। जैसे चंपारण में नील आंदोलन में महात्मा गांधी जी सम्मिलित हुए, बारदोली आंदोलन में सरदार पटेल जी गए, है ना। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो कृषक आंदोलन थे और जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट थे, है ना, ये आपस में इंटीग्रेट हो गए। ठीक, इनका एकीकरण हुआ। तीसरा, सरकार समाधान होने के लिए विवश हो गई। जैसे नील उत्पादकों की समस्या समाधान हेतु नील आयोग का गठन किया गया। ठीक, फिर जो सरकार द्वारा किसानों को भू स्वामित्व प्रदान करने हेतु इन्होंने प्रावधान किया। मतलब अब जो जो भू स्वामित्व है जो ट्रांसफ़र कर रहे थे, इन्होंने सोचा अब इसमें कुछ प्रावधान ऐसा करना चाहिए कि भू स्वामित्व है वो किसानों के ही पास रहे। तो ये कुछ प्रयास भी हुए थे सरकार के द्वारा, हालांकि इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। ठीक, आप किसानों के जो जन सामान्य थे, किसानों के प्रति सहानुभूति में वृद्धि हुई, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं थी वो उनके जन सामान्य के पास पहुंच रही थी। तो इनकी एक सहानुभूति खास करके शहरी वर्ग की किसानों के प्रति बढ़ी। इसी प्रकार अब किसान राजनीति के केंद्र में आ गए, जिससे किसानों के अधिकार को सरकार रखने वाले अनेक संगठनों की स्थापना हुई, जैसे अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक, तो ये इसके प्रभाव हो गए। अब भारतीय इतिहास के कृषक आंदोलन के चरण देख लेते। चरणों में अगर देखेंगे तो हम ब्रिटिश काल के भी देखेंगे, है ना। और 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद भी किस तरह के आंदोलन थे उनकी प्रकृति भी देखेंगे। तो पहला चरण था 1857 से लेकर 1905 तक के बीच का समय है। उस टाइम जो मुद्दे होते थे स्थानीय मुद्दे होते थे। स्थानीय मुद्दे जैसे जमींदार होते या फिर महाजन होते थे, इनसे किसान ऋण लेते थे और ऋण ये बहुत ज़्यादा हो जाता था, इनके डेट ट्रैप में फंस जाते तो इसका विरोध करते थे, है ना। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव होता था। ठीक, कौन कौन से उदाहरण जो एग्जाम्पल है इसमें, जैसे दक्कन का कृषक विद्रोह, है ना, पामना विद्रोह, नील विद्रोह इत्यादि। दूसरा चरण की शुरुआत कब हुई, 1906 से लेकर 1946 तक का चला। इसमें पहले क्या होता था ना कि ये अंग्रेज़ थे, ये खुद नहीं करते थे, खुद जो रेवेन्यू है ये खुद कलेक्ट नहीं करते थे, जमींदारों से कहते थे। मिडिल मैन इन्होंने डेवलप कर लिए थे। तो जमींदार या मिडिल मैन जो होते थे, बिचौलिए, ये इकट्ठा करते थे, है ना। तो जो आम जनता, किसान इतने भोले थे, इनको पता ही नहीं था कि ये अंग्रेज कर रहे हैं या ये मिडिल मैन कर रहे हैं। तो इनके जो जितने भी आंदोलन होते थे इनके विरुद्ध होते थे, मिडिल मैन के, है ना। अंग्रेज़ों के डायरेक्ट नहीं कर पाते थे, ये मिडिल मैन के ही विरुद्ध करते थे। 1906 से लेकर 1946 के बीच में समझ में आ गया कि सिर्फ जमींदार नहीं है, ये मिडिल मैन नहीं है, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट,
है ना, और इनकी नीतियाँ भी जिम्मेदार। तो आंदोलन अब जमींदारों के साथ साथ इनके अगेंस्ट भी होना शुरू हो गए, है ना। जब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट होने शुरू हो गए तो इनका राष्ट्र दायरा जो है राष्ट्रीय स्तर का हो गया। अब राष्ट्रीय स्तर का जब दायरा होगा तो इनका जो नेतृत्व प्रदान होगा वो भी राष्ट्रीय स्तर का होगा। जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन्होंने किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान दिया। महात्मा गांधी ने चंपारण में दिया। सरदार पटेल ने बारदोली सत्याग्रह उसमें दिया, है ना। तो चंपारण आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, ये सब हम देख लेते हैं इस टाइम के प्रमुख उदाहरण थे आंदोलन के। 1947 के पश्चात तब भी कृषक आंदोलन हुए। कारण क्या थे? कृषि में अशांति व तनाव, क्योंकि जस्ट बाद स्वतंत्रता के जस्ट बाद हमारी प्रोडक्टिविटी तो कम थी ना, तो किसानों को इतना लाभ हो ही नहीं रहा था। इसी कारण जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, है ना, तो ये कारण था। भूमि सुधार की जो उस टाइम जो लैंड रिफॉर्म जो पॉलिसी थी ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, है ना। ठीक से क्रियान्वित ना होना लैंड रिफॉर्म पॉलिसी का, बढ़ती उत्पादन लागत, फसल का पर्याप्त मूल्य भी उनको, उनकी जो प्राइस है उसको नहीं मिल पाता था। तो इस समय में भी अनेक किसान यूनियन का जो संगठन, उनका नेतृत्व, मतलब इन जो किसान आंदोलन का इनका नेतृत्व बहुत सारे संगठनों ने किया, जैसे भारतीय किसान यूनियन, ये आज भी चल रही है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या था? व्यापक सामाजिक राजनीतिक प्रभाव था। फिर से कृषक, है ना, फार्मर और कृषि, ये सामाजिक और राजनीतिक केंद्र में आ गई, ठीक। कई बड़े उदाहरण भी देखे जा सकते, जैसे नक्सलवाड़ी आंदोलन, मराठी शेतकारी आंदोलन, ये उस टाइम के स्वतंत्रता के पश्चात बड़े कृषक आंदोलन थे। अभी हाल ही में देखा जाए तो कृषि में बढ़ते कृषि संकट, है ना, जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, ये काफ़ी बढ़ गया है। घटती कृषक आय, बढ़ती कृषि, है ना, लागत। तो इस संदर्भ में 3 कृषक कानून लेके आए, लेकिन ये कानून कहीं ना कहीं किसानों को लग रहा था कि इस कानून से इनकी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि इनका शोषण बढ़ेगा, है ना। तो इस कारण अभी देखा गया था कि विशाल कृषक आंदोलन भारत में देखने को मिला। तो कृषक आंदोलन हमारे देश में, चाहे वो स्वतंत्रता के पश्चात हो या स्वतंत्रता से पहले, है ना, तो काफ़ी आंदोलन देखने को हमको मिले। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।